नमस्कार दोस्तों। कक्षा 6 विषय गणित की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 1 गणित में पैटर्न से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, दिया गया अनुक्रम 1, 8, 27, 64 उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? ए वर्ग संख्याओं का, बी विषम संख्याओं का, सी घन संख्याओं का, डी त्रिभुजाकार संख्याओं का। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो अनुक्रम है 1, 8, 27 और 64, ये घन संख्याओं का अनुक्रम है, क्योंकि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27 और 4 का घन 64। तो ये जो है घन संख्याओं का उदाहरण है। तो सही उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, घन संख्याओं का। दूसरा प्रश्न है, अनुक्रम 1, 3, 6, 10 में अगला क्रम कौन सा आएगा? यानी यहां पर खाली स्थान दिया हुआ है और इसके लिए आपको दिए गए विकल्प 4। पहला विकल्प है ए 11, बी 14, सी 12 और डी 15। ठीक है, अब इनमें से सही उत्तर कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहां पर जो अनुक्रम दिया हुआ है ना, इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है, हमें वह देखना है। ठीक है, तो देखिए यहां हम देख रहे हैं कि 1 में 2 जोड़ा कितना आया? 3। फिर 3 में 3 जोड़ा 6 आया। फिर 4 जोड़ा, तो अब 10 में हम जोड़ेंगे 5, तो कितना आएगा? 10 और 5 15। तो विकल्प डी जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस श्रेणी क्रम को, है ना, इसे हम श्रेणी क्रम भी कहते हैं। श्रेणी क्रम को समझना है किसमें किस नियम का उपयोग हुआ है ना, और इसके पहले डिटेल में हम जो है आपको बता चुके हैं। यदि अभी तक हमने हमारा गणित प्रकाश जो अभ्यास पुस्तिका आपकी है, टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसके हमने अध्याय 1 की वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर उसी आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विराहांक संख्याएं हैं, कौन सी हैं? ए 1, 2, 3, 5, 8, बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, सी 1, 7, 15, 19, डी 0, 5, 10 और 15। इनमें से सही उत्तर क्या होगा वो जानने के लिए हम देख लेते हैं कि विराहांक संख्याएं क्या होती है। विराहांक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं कि पिछली 2 संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब ये देखिए, इसमें क्या है कि 1 और 2 को जोड़ा तो 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर 2 और 3 को जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ। 3 और 5 को जोड़ा तो 8 प्राप्त हुआ। अब 5 और 8 को जोड़ेंगे तो यहां पर 13 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उन्हें हम कहते हैं विराहांक संख्याएं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। अब इनमें से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति को प्रदर्शित करती है? इनमें से सही उत्तर हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसमें जैसे ये 4
ये 4 जो है आपका ये गोले हैं, फिर ये 3 होते हैं, फिर ये 2 और ये 1। अब इन्होंने गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप देख रहे हैं कि इनसे एक त्रिभुज के आकार की आकृति बन रही है, यानी इसमें कुल जो है गोले कितने हैं 10 है ना। इनकी संख्या कितनी हो गई 10 हो गई है, तो 10 क्या हो गई त्रिभुजाकार संख्या। ठीक है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित आकार अनुक्रम, आप देख रहे हैं एक रेखाखंड है ना, फिर 2 है 3 है 4 है, में अगला आकार क्या होगा। ए सर्कल है, बी त्रिभुज, सी चतुर्भुज यानी वर्ग, और डी पंचभुज। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर रेखाखंडों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक रेखाखंड है, फिर यहाँ 2 रेखाखंड हो गए हैं, यहाँ 3 हो गए हैं, ये 4 हो गए हैं, यानी एक रेखाखंड बढ़ रहा है, तो अगली आकृति में एक रेखाखंड और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा वो पंचभुज, है ना। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6, यदि आप संख्या 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते हैं तो क्या क्रम बन रहा है। ए आभाज्य संख्याओं का, बी सम संख्याओं का, सी विषम संख्याओं का, या फिर डी वर्ग संख्याओं का। तो इनमें से सही जो ऑप्शन है वह है बी सम संख्याओं का, क्योंकि जब हम 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते हैं तो हमें 2 और 2 4 प्राप्त होता है, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 प्राप्त होता है, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा, और हम देख रहे हैं कि 2 4 6 8 ये क्या है सम संख्याएं हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है। अब देखिए ये प्रश्न है रिक्त स्थान संबंधी। ठीक है ना। तो गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, वह कहलाती है संख्या सिद्धांत। प्रश्न 8, दिए गए पैटर्न में खाली स्थान भरें। आपको यहां दिया है पैटर्न 2 4 8 16 खाली स्थान 29। हम देख रहे हैं कि इस पैटर्न में यानी इस अनुक्रम में क्या संबंध है। तो हम देख रहे हैं कि 2 में 2 गुणा किया 4 आया, 4 में 2 का गुणा किया 8 आया, 8 में 2 गुणा करने पर 16, यानी हर संख्या में 2 का गुणा करने पर अगली संख्या में प्राप्त हो रही है। तो 16 में 2 गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 32, और 32 में 2 का गुणा करने पर 64 आ रहा है, यानी हमारा जो अनुमान था बिल्कुल सही है और उत्तर भी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित पैटर्न में खाली स्थान भरें। अब यहां पर दिया है आपको 4 7 11 16 और 22 संख्याओं को ध्यान से देखिए कि इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए 4 में 3 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 7, 7 में 4 जोड़ा 11 प्राप्त हुआ, 11 में 5 जोड़ा 16 प्राप्त हुआ, 16 में 6 जोड़ा 22 प्राप्त हुआ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 4 5 6, यानी अगली संख्या में कितना जोड़ेंगे 7, यानी जब 22 में 7 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 29। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा अभी कक्षा 6वीं में जो विज्ञान की पुस्तक चेंज हुई है और उसका नया नाम आया है जिज्ञासा, है ना, वह पूरा पाठ्यक्रम भी चेंज हो चुका है, और जिज्ञासा की जो एडगेट पुस्तिका है उसका भी हल हम आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित पैटर्न में अगला क्रम लिखिए। अब देखिए यह पैटर्न क्या है, ए और ए आ रहा है 2 बार ए, फिर 2 बार बी आ रहा है, फिर 2 बार ए आ रहा है, यानी कि ए के बाद बी आएगा, है ना। तो सीधा सा अगला जो है क्रम हो जाएगा बी बी।
प्रश्न 11, दिए गए पैटर्न को पहचान कर अगले क्रम में लिखें। अब देखिए यहां पर पैटर्न आपको दिया है 4, 16, 36 और 64। ठीक है, तो अब इस पैटर्न को पहचानना है और अगली संख्या हमें लिखना है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 100। अब 100 कैसे आया समझ लीजिए। देखिए 4 क्या है? ये 2 का वर्ग है। ठीक है, 16 ये 4 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सम संख्या है 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 इनका ये वर्ग संख्या है। तो 8 के बाद में अगली जो सम संख्या है वह क्या जाएगी? 10। तो 10 का वर्ग कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित पैटर्न में खाली स्थान भरें। संख्याएं 512, 256, 128, 64, खाली स्थान और 16। हम देख रहे हैं यहाँ पर संख्या जो है घटते क्रम में है ना, संख्या छोटी होती जा रही है। तो उनमें संबंध याद करेंगे। देखिए 512 में 2 का भाग लगाते हैं तो आ रहा है 256, फिर 256 में 2 का भाग लगाते हैं तो 128 आएगा, 128 में 2 का भाग लगाते हैं 64 आता है। अब 64 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 32, और 32 में 2 का भाग लगाएंगे 16, यानी यहां पर हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा? 32। ठीक, अब आती बारी अति लघुत्तरी प्रश्नों की। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पहचान कर अगला क्रम लिखें। अब यहां पर संख्या पैटर्न आपको दिया है 2 6 12 20 30 और खाली स्थान। अब यहां पर इसको हमें हल करना होगा। तो देखिए इसका हल कैसे होगा। अब यहाँ 30 धन 12 बराबर आएगा 42। अब ये 12 हमने कैसे याद किया उसको समझ लेते हैं। देखिए हमने 2 में 4 जोड़ा, 2 में कितना जोड़ा? 4, कितना आया? 6। फिर 6 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ा 12 आया। फिर 12 में कितना जोड़ा? 8, 12 और 8 20। फिर 20 में कितना जोड़ा? 10, कितना आया? 30। अब 30 में कितना जोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ एक क्रम बन रहा है, 4 जोड़ा 4 6 8 10, तो यहाँ क्या आएगा? 12, यानी 30 में हमने 12 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 42, यानी इस पैटर्न का अगला जो क्रम होगा वह 42 होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14, दिए गए पैटर्न को समझकर पूर्ण कीजिए। देखिए इस प्रकार के जो पैटर्न के प्रश्न हैं आपकी कक्षा 8वीं में जो NMS परीक्षा होती है उसमें भी पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार की अन्य परीक्षाएं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा होती है ना, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है, और इसी प्रकार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पैटर्न के प्रश्न जरूर आते हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि कक्षा 8वीं में जो NMS की एग्जाम होती है ना, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब यहाँ पर हम संख्या देखें और पैटर्न को समझने का प्रयास करें। देखिए 11 और 14 है, दोनों जोड़ा हमें कितना हो गया? 25। ठीक है ना, 12 और 13 जोड़ा 25 हो गया, 25 और 25 50। इसका अर्थ हुआ कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर ये आपका योगफल प्राप्त हो रहा है, बीच वाली संख्या। ठीक है, क्या यही नियम अगली संख्या अलग हो रहा है? क्योंकि किसी भी नियम को सही साबित करने के लिए उसका कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है। तो एक बार और देखते हैं, यदि यही नियम से लागू हो रहा है तो फिर अगली आकृति में वही नियम लागू करेंगे। आप देखिए है ना, 15 और 18 कितना हुआ? 33। 16 और 17 33। अब 33 और 33 जोड़ते हैं तो आता है 66, है ना, यानी 15 16 17 18 इन चारों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक, चलिए अब इसी नियम को हम अगली आकृति में लागू करते हैं। तो ये यहाँ पर चारों तरफ तो है नहीं, फिर वही ध्यान रखना है कि ये 2 को जोड़ना है, जैसे हमने यहाँ 2 जोड़ा, 15 और 18 33, 11 और 14 आया 25। तो अब क्या करेंगे, 19 और 22 जोड़ेंगे
तो ये आता है 41। ठीक है ना। तो यहाँ भी इन दोनों का योग 41 आना चाहिए। तो 41 में से एक संख्या दी है 21, तो 41 में से हम क्या करेंगे, 21 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 20। तो यहाँ आ जाएगी संख्या 20। और अब इन सभी जोड़ेंगे, है ना, 41 और 41 कितना हो गया 82, यानी 82। तो यहाँ आ जाएगा 82। ठीक है, इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 15, दिए गए पैटर्न के अनुक्रम में अगले दो चित्रीय निरूपण बॉक्स में कीजिए। अब यहां पर हमें देखना है कि यहाँ एक बिंदु दिया हुआ है ना, इस बॉक्स में एक और फिर दो दिए हैं, एक धन दो, इसमें एक दो और तीन दिए हैं। तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं। तो एक पैटर्न आया ये 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ कितना था 1 2 3, या 4 आ गया। अब इसके बाद अगला पैटर्न आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से ये जो खालिस्तान के जो बॉक्स दिए हैं उनका हमने चित्रीय निरूपण नीचे हल में दे दिया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला क्रम क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको तीन आकृतियां दी हैं। तो पहले हमको ध्यान से देखना है कि इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है ना। देखिए यहां पर बाईं ओर दिया है प्लस का चिन्ह और दाईं ओर दिया है माइनस का चिन्ह। ठीक है, एक चिन्ह देख रहे हैं कि इसमें रेड है और ये जो गोलाकार हिस्सा है ऊपर है वृत्त है। दूसरी जो रेखा है या रेखाखंड है उसमें नीचे एक सर्कल दिया है ब्लू कलर में। ठीक, अब हम देखते हैं अगली आकृति, इनमें क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए यहाँ प्लस का जो चिन्ह था एक था या दो है, माइनस का दाईं ओर था या दो हो गए। अब ये जो चित्र हैं ये डबल डबल हो गए हैं, यानी यहाँ जितने भी चित्र हैं अलग अलग उनकी संख्या यहाँ हो गई डबल। बस अब दो हो गए, अगली अगले कितने होंगे 3। देखिए ये प्लस के चिन्ह 3 हो गए हैं, ये रेड जो बिंदु वाले रेखाखंड हैं वे 3 हो गए हैं, ब्लू वाले रेखाखंड के साथ में जो दिए हैं वो 3 हो गए हैं, है ना। तो अगली आकृति में कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। कैसे, देखिए इस प्रकार से प्लस का चिन्ह 4, है ना, रेड बॉल वाले जो रेखाखंड है वे 4 और ब्लू बॉल वाले रेखाखंड 4, है ना, ब्लू सर्कल दिए हैं और माइनस चिन्ह वाले भी 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगला क्रम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, दिए गए पैटर्न में अगले समूह को लिखिए। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, एक फिर 1 2 और 1, यानी एक बड़ा फिर घटा, फिर 1 2 3 2 और 1, है ना, बढ़ता जा रहा है। फिर 1 2 3 4, फिर 4 के बाद में उल्टा क्रम 3 2 1, है ना। ये देखिए 3 ये 2 और 1, यानी उल्टा क्रम हो गया है। जैसे हम चढ़ाव चढ़ते हैं और फिर नीचे उतरते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 4 था या 5 आ गया, फिर 4 3 2 1। अगली इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद उल्टा क्रम 5 4 3 2 1, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 आ गया, फिर 6 के बाद में उल्टा क्रम 5 4 3 2 1। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर लिखें एवं अगले 3 क्रम लिखें। देखिए यहां पर अब 5 10 8 13 11 16 14, यानी देखिए यहां पर एक निश्चित क्रम नहीं है प्रत्येक संख्याओं में। फिर जब इस प्रकार का पैटर्न आता है तो हम क्या करते हैं, एक एक संख्या छोड़ करके यानी एकांतर क्रम में हम पैटर्न को चेक करते हैं। उससे क्या होता है, पैटर्न आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए कैसे, ये 5 8 11 14 इनमें संबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 5 में 3 जोड़ा तो कितना आया 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा कितना गया 14। अब 14 में 3 जोड़ेंगे तो यह संख्या क्या आ जाएगी
17। ठीक है, यहाँ क्या आएगी? 17 आएगी। इसी प्रकार से अब जो संख्या बची हुई है ना, उनको देखेंगे। 10 और 3 13, है ना। 13 और 3 16। ठीक है, अब 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 19, और 19 में 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 22। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से हम जो हल करेंगे और आंसर ले देंगे कि अगले 3 क्रम है 19, 17 और 22। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपके विचार क्या हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पहचान कर उसका पैटर्न लिखें एवं अगले 2 क्रम लिखें। अब यहां पर 1 2 6 24, है ना, और 120 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या ज्ञात करने के लिए, अगले क्रम ज्ञात करने के लिए हमें इस पैटर्न को समझना होगा। तो देखिए, यहां हम देख रहे हैं कि 1 में 2 का गुणा किया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। 2 में 3 का गुणा किया तो 6 प्राप्त हुआ। 6 में 4 का गुणा किया तो 24 प्राप्त हुआ। और 24 में 5 का गुणा किया तो 120 प्राप्त हुआ। आप क्या करेंगे? आप समझ गए होंगे, इसमें हम सर 6 गुणा करेंगे। बिल्कुल सही है, और इस प्रकार से 6 गुणा करने पर जाएगा 720, और फिर 7 गुणा करेंगे, है ना, तो 720 में 7 गुणा करने पर 5040 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा? 720, और यहां पर क्या आ जाएगा? 5040। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 20 है, दिए गए आकार अनुक्रम का अगला क्रम बनाइए तथा प्रत्येक आकार क्रम में के अंदर त्रिभुजों की संख्या गिनें एवं उसका पैटर्न पहचान कर लिखें। देखिए, अब ये जो क्रम आपको दिया गया है ना, एक त्रिभुज है, देख रहे हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें गिननी है ना। ये क्रम बना दिया है। पहले क्या करना है? ये क्रम बना हुआ है, इस क्रम को समझेंगे हम, और इसको क्रम को समझने के बाद फिर हम क्या करेंगे? इसके अंदर अगला क्रम बनाएंगे, और अगला क्रम बनाने के बाद में इसके अंदर कितने त्रिभुज है उनकी संख्या गिनेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, अब ये अगला क्रम बन गया है। कैसे बनाया, इसको समझना जरूरी है। देखिए, यह त्रिभुज है, ठीक है ना। अब क्या किया कि आकृति बड़ी हो गई है, और इसके 3 रेखाखंड हैं, 3 भुजाएं हैं। भुजाओं के मध्य में एक ही बिंदु हमने इस प्रकार से यहाँ पर ये लगा दिया है। ठीक है, और इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया। ठीक, अब अगला त्रिभुज देखते हैं। इसमें प्रत्येक भुजा को, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को बराबर बराबर 3 समान भागों में बांटा है। ठीक है, ये हमने बिंदु कितने लगाए हैं? 2, क्योंकि 3 समान भागों में बांटने के लिए 2 बिंदु समान दूरी पर लगाना जरूरी है। अब देखिए, ये 2 यहां लगा दिए हमने, और इस भुजा पर भी ये 2 बिंदु लगा दिए, और इन सारे बिंदुओं को पहले इस प्रकार से मिला दिया, है ना, और सारे बिंदुओं को इस प्रकार से हमने ये मिला दिया। ठीक, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब ये त्रिभुज है, इसको बराबर बराबर 4 भागों में बांटेंगे प्रत्येक भुजा को, और प्रत्येक भुजा को समान भागों में बांटने के लिए हमें समान दूरी पर ये 3 बिंदु लगाने होंगे। तीनों भुजाओं पर लगा दिए, और इन सारे बिंदु हमने मिला दिया। अब अगले दिन क्या आएगा? अगले में देखिए कि हमने जो है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को बराबर बराबर 5 भागों में बांटा है, और इसके लिए हमें 4 बिंदु लगाने पड़े हैं प्रत्येक भुजा पर। देख रहे हैं आप, और इन सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया है। ठीक है, सभी बिंदुओं को मिला दिया है। अब इसमें पैटर्न क्या है? अब इनकी संख्या गिनेंगे कैसे? देखिए, अब प्रत्येक आकार में जो अंदर त्रिभुज हैं उनकी संख्या गिन लेते हैं। इसमें कितनी संख्या है? 1। इसमें कितने हैं? 1 2 3 और 4। ठीक है ना।
इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये इसके अंदर। और इसमें कितना आ गए 25। ठीक है ना। अभी हमने कैसे याद कर लिया, ध्यान रखिए, इसका एक पैटर्न भी है। पैटर्न क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ना, इसमें 3 है, इसमें फिर 5 है ना, और इसके बाद में फिर ये 7 है। 7 के बाद में इस आकृति में कितने हैं, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। इसकी संख्या कितने थे हमको, तो ये हम देख रहे हैं कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें प्राप्त क्या हो रही है, एक वर्ग संख्या। ठीक है ना। देखिए क्रमागत विषम संख्या है 1 3 5 7 9, ये कहलाती है क्रमागत विषम संख्याएं। 5 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 5 का वर्ग याद करेंगे तो कितना आएगा 25, वर्ग यानी 5 का 5 में गुणा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 25 किसे हमें प्राप्त हुआ है, 5 में 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्ग संख्याओं का अनुक्रम हो गया है। इसका पैटर्न हमने पहचान लिया है। इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न है वर्ग संख्याओं का अनुक्रम। जब क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। और जितनी संख्याओं जोड़ेंगे, है ना, इसमें बहुत आसान तरीका है, जितनी संख्याओं जोड़ेंगे बस उसका वर्ग याद कर लीजिए। आपको यदि कहा जाता है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रश्न ऐसा आता है, या प्रथम क्रमागत 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 15 में 15 गुणा कर दीजिए, बस आपका योग आ जाएगा 225। और इस प्रकार से और अधिक प्रश्न बना करके अभ्यास कर सकते हैं और इस पैटर्न को सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर संख्या पैटर्न बनाइए। ठीक है, अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था, ऐसे पैटर्न बनाना है। फिर बने हुए पैटर्न का अवलोकन कीजिए, फिर उस पैटर्न को हमें ध्यान से देखना है। फिर उसी प्रकार से हमें 2 से शुरू करके सम संख्याओं को जोड़ करके पैटर्न बनाना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यह है क्रमागत विषम संख्याओं का पैटर्न, कंसेक्यूटिव जो ऑड नंबर्स होते हैं उसका पैटर्न है। अब देखिए एक का योग ही आएगा, फिर अगला है 1 और 3, 2 विषम संख्या हो गई, 1 और 3 जोड़ा कितना गया 4, फिर 3 विषम संख्या है 1 3 5, इनका योग 9, फिर 4 विषम संख्या है 1 3 5 7, इनका योग 16, फिर 5 विषम संख्या है 1 3 5 7 9 25, फिर 6 1 3 5 7 9 11, यानी 6 क्रमागत विषम संख्या योग कितना हो गया 36। इसी प्रकार से 7 क्रमागत विषम संख्या योग 49 यानी 49। ठीक है ना। तो क्रमागत विषम संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होती है। और जितनी विषम संख्या जोड़ते हैं ना बस उसका गुणा कर दीजिए। आपको कहा गया है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो 8 में 8 गुणा कर दो 64 आ जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब 2 से शुरू करेंगे। हमने 2 से शुरू किया तो 2 में 2 जोड़ा कितना आ गया, 2 में 2 को 2 जोड़े बराबर है 2। अब 2 में 4 जोड़ा, क्योंकि 2 के आगे जो क्रमागत सम संख्या आ रही है वो 4 है, तो 2 और 4 6। अगली सम संख्या 2 4 6 12, यानी 4 सम संख्याओं को जोड़ा 20, 5 सम संख्याओं जोड़ा 30 और 6 सम संख्याओं जोड़ा 42। अब देखिए पैटर्न क्या आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्रमागत विषम संख्याओं में हमने क्या किया था, वर्ग किया था, यानी उसी संख्या का उसमें गुणा किया था। यदि 8 विषम संख्याओं जोड़ना है तो 8 में 8 गुणा कर देंगे 64 आ जाएगा। अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, जितनी सम संख्याओं को हमें जोड़ना है क्रमागत, ध्यान रखिएगा, जितनी भी क्रमागत सम संख्याओं जोड़ना है उससे अगली संख्या से गुणा कर देंगे तो उनका योग आ जाएगा। कैसे देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, कितनी है, इनकी संख्या 3। अब 3 की अगली संख्या क्या आती है 4, है ना, तो 3 का हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। हम देख रहे हैं इनका योग 12 आ रहा है।
ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर क्रमागत 5 सम संख्या है ना। क्रमागत सम संख्या कितनी है? 5 है। अब इसका योग करना है तो 5 लिख दें, 5 के आगे क्या आता है? 6, 5 और 6 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 30, ठीक है ना। ये पैटर्न यहाँ पर बनता है। तो जब क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसकी अगली संख्या से उसका गुणा कर देते हैं। यदि आप कहा जाए कि प्रथम प्रथम 10 क्रमागत सम संख्या को कितना होगा, तो 10 लिख दो, और इसकी अगली संख्या कितनी है? 11, आपस में गुणा कर दो, यह है 110, ठीक है ना। तो प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं को कितना आ जाएगा? 110। इसको करके आप देखें क्या सही आ रहा है? सही आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में सही जरूर लिखें। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर नियम या तर्क लिखें तथा अगले दो क्रम बनाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 17 26 37 और 2 खाली स्थान दिए गए, यानी यहाँ पर अगले दो क्रम हमें क्या करना है? बनाना है। तो अगले दो क्रम क्या होंगे? 50 और 65। लेकिन कैसे समझते हैं। देखिए 10 है और यहाँ कितना है? 17। तो 10 में क्या किया है? 7 को जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब अगली संख्या आ गई 26, यानी 17 में हमने 9 जोड़ा, कितना आया? 26। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि संख्याएं दो दो बढ़ रही है, यानी 7 9, तो अगले क्या आएगा? 11, यहाँ 11 जोड़ेगा। तो देखिए अब 26 में 11 जोड़ा, कितना आया? 37, ठीक है। अब 11 के बाद में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 13। तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, यानी 37 में हम 13 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 50। यहाँ पर आ जाएगा 50। अब 50 में कितना जोड़ेंगे भैया? अब 50 जोड़ेंगे 15, तो 50 और 15 कितना होता है? 65। यहाँ आ जाएगा 65। इस प्रकार से हमारा यहाँ हल हो गया है 50 और 65, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके लेटर्स का उपयोग किया गया है? और अनुक्रम में पैटर्न में संख्या अनुक्रम भी आता है, ये पहले पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक के इसमें, है ना। आकारों का अनुक्रम भी आता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका भी अनुक्रम आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ASY, फिर BRX CQW। अब इसे क्या करना है? समझना पड़ेगा। इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पहला जो लेटर है ABC, यानी क्रम से आ रहा है, तो यहां पर क्या जाएगा? E, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं सेकंड जो लेटर है ये उल्टे क्रम में QRS, तो Q पे लग जाएगा P, यहां जाएगा P, ठीक है। फिर देख रहे हैं WXY, तो W पे क्या आता है? V, ये भी इन्हें उल्टे क्रम में है, तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर क्या आ जाएगा? DEV। कैसे याद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इस इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो को समझें और अगली जो 8वीं परीक्षा आने वाली है उसमें सफलता प्राप्त करें। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 24। दी गई आकृति में कुल 5 वर्ग हैं। आप देख रहे हैं ये आकृति है, इसमें 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 और 5, जो क्रमशः एक दूसरे के अंदर रखे हैं। आप देख रहे हैं जिसमें सबसे बाहरी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी जो बाहरी वर्ग है इसकी एक जो भुजा की लंबाई कितनी हुआ? 6 सेंटीमीटर है। अब यहां से शुरू होकर के अंदर के अगले वर्ग की भुजा की लंबाई क्रमशः 1 सेंटीमीटर कम है, यानी इसकी 6 सेंटीमीटर है, इसकी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर, है ना। एक कम है, इसकी एक कम है तो 4 सेंटीमीटर, इसकी एक कम है तो 3 सेंटीमीटर, और इसकी एक कम है कितनी जाएगी?
2 सेंटीमीटर, है ना। यानी सबसे जो बाहरी वर्ग है इसकी एक भुजा लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर वाला जो वर्ग है उसकी 1 सेंटीमीटर कम है, यानी इसकी एक भुजा लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर कम होता चला जा रहा है। आगे क्या करना है कि सभी वर्गों की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये अपन ने ज्ञात कर ली है, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद में लंबाई एवं क्षेत्रफल के पैटर्न में निहित तर्क लिखिए। यानी इसमें पैटर्न कौन सा काम कर रहा है वो हमें देखना है। कैसे करना है, देखिए हमने देखा कि भुजा की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पर देखा है, क्योंकि जो भारी वर्ग है उसकी एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और उसके अंदर जो अगला वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर कम है। तो 6 में से 1 कम किया, कितना आ गया 5, 5 से 1 कम किया 4, 4 से 1 कम किया 3, 3 से कम किया 2, ठीक है। ये हो गए 5 वर्ग। अब इनका निकालना है क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, है ना। भुजा कितनी है 6, तो 6 का वर्ग, वर्ग मतलब उसका उसी में गुणा, 6 का 6 गुणा करते हैं तो आता कितना 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसके अंदर जो वर्ग है उसकी एक भुजा लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 से 5 गुणा करेंगे तो 25 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। फिर उसके अंदर जो तीसरा वर्ग है उसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 में 4 गुणा किया कितना आ गया 16, ये 16 वर्ग सेंटीमीटर। फिर उसके अंदर एक और वर्ग है उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 3 में 3 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा जो वर्ग है उसकी एक भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। अब 2 में 2 गुणा करने पर हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है 4 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। तो जब भी किसी वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा में भुजा गुणा कर दे, ठीक है ना। अब लंबाई का पैटर्न क्या हुआ, लंबाई का पैटर्न हो गया 6, 5, 4, 3 और 2। ये हमने याद कर लिया लंबाई का पैटर्न। आज इसमें तर्क क्या है, ये पूछा गया है कि इस पैटर्न में निहित तर्क लिखिए। इसका तर्क यह है कि प्रत्येक वर्ग की भुजा में 1-1 सेंटीमीटर की कमी हो रही है, ठीक है। अब यहां पर हम आगे लिखते हैं क्षेत्रफल का पैटर्न। यह पूछा गया है कि क्षेत्रफल का पैटर्न क्या है। क्षेत्रफल का पैटर्न क्या है, देखिए 36, 25, 16, 9 और 4। अब इसके पीछे तर्क क्या है कि यह एक वर्ग संख्याओं का पैटर्न है जो कि घटते क्रम में है ना। देख रहा ना, ये 6 का वर्ग, फिर ये 25 5 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 9 3 का वर्ग और 4 2 का वर्ग, यानी ये संख्याएं घटते क्रम में, ठीक है ना। ये जो है वर्ग संख्याओं का पैटर्न है। अब बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। उसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 25 है, किसी संख्या से शुरू कर एक पैटर्न बनाइए जिसमें प्रत्येक अगला क्रम अपने पहले पद के दुगने से एक अधिक है ना। संख्या कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने यहां पर लिया हुआ है 1। आप 1 के अलावा भी अन्य संख्या ले सकते हैं क्योंकि यहां पर प्रतिबंध नहीं है। आपको बोला है किसी संख्या शुरू करिए आप, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये, है ना। जिसमें प्रत्येक अगला क्रम अपने पद के दुगने से एक अधिक है। देखिए हमने 1 लिया, आप 1 का दुगुना, दुगुना करने के लिए हमें 2 को गुणा करना पड़ता है। तो पहले पद के दुगुने, ठीक है ना, ये पहले पद का, ये पहला पद है, इसमें हमने 2 गुणा किया। फिर दुगने से एक अधिक, अधिक का मतलब जोड़ना, 1 हमने जोड़ दिया तो 2 1 2 और 1 3, 3 आ गया। अब 3 का 2 गुना, ऐसे हम क्या करेंगे 3 आया ना, अब 3 का 2 गुना 6, इसमें जोड़ दिया 7 आ गया। फिर 7 का 2 गुना 14, 1 जोड़ा 15 आ गया। फिर 15 का 2 गुना 30 और 1 31, है ना। फिर 31 का 2 गुना 62 और 1 जोड़ दिया आ गया 63। 63 का 2 गुना 126 और 1 जोड़ा आ गया 127, ठीक है ना। तो अब पैटर्न क्या हो गया, 1
3, 7, 15, 31, 63 और 127। इस प्रकार से पैटर्न को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 26। तीन भुजाओं से शुरू कर समबहुभुज के 7 क्रमागत आकार का अनुक्रम बनाइए। तीन भुजा से हमें शुरू करना है, यानी त्रिभुज से, तो हमें 7 क्रमागत आकार का अनुक्रम बनाना है। क्लियर। अनुक्रम में प्रत्येक आकार की भुजाओं एवं शीर्षों की संख्या लिखनी है। इसमें निहित तर्क को भी हमें लिखना है। देखिए इसे हम कैसे करेंगे। ये त्रिभुज लिया हमने, 3 भुजाओं से स्टार्ट किया त्रिभुज, फिर 4 भुजा आ गई, इसे हम बोलते हैं चतुर्भुज, पंचभुज, फिर आ गया षडभुज, इसमें 6 भुजाएं हैं, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज। ठीक है। अब इसमें दिखानी हमें भुजाओं की संख्या और शीर्षों की संख्या। तो यहां पर इस प्रकार से टेबल तैयार कर सकते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, है ना। देखिए ये भुजा कहलाती है, यहां से यहां तक लंबाई भुजा गई, ये 3 भुजा, और ये शीर्ष कहलाता है, ये 1, ये 2 और ये 3। जहां पर 2 रेखाखंड या 2 भुजाएं मिलती हैं, है ना, जिस बिंदु पर, उस हम कहते हैं शीर्ष। ये वाला ये शीर्ष कहलाएगा, है ना। तो शीर्ष कितने हो गए त्रिभुज में, 1, 2 और 3। अगली आकृति क्या है, चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजा हो गई, 1, 2, 3 और ये 4 भुजा, और ये शीर्ष 4 हो गए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये शीर्ष कहलाएंगे। यानी जब 2 भुजाएं किसी एक बिंदु मिलती है ना, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है ना। अब पंचभुज आ गया, देखिए इसमें कितनी भुजाएं, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5, इसमें शीर्ष भी 5 है, ये आप देख रहे होंगे, 2, 3, 4 और ये 5। इसी प्रकार से षडभुज में 6 भुजा हैं और 6 शीर्ष हैं। ठीक है ना। सप्तभुज में 7 भुजा हैं और 7 शीर्ष हैं। अष्टभुज में 8 भुजा और 8 शीर्ष। नवभुज में 9 भुजाएं, 9 शीर्ष। 10 भुज में 10 भुजाएं और 10 शीर्ष। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भुजा और शीर्षों संख्या ज्ञात करना भी सीख लिया है। ठीक। अब इसमें तर्क क्या है, तर्क ये है कि आकृति में, यानी जो समबहुभुज है ना, उसमें जितनी भुजाएं हैं उतने ही शीर्षों की संख्या भी है, यानी भुजाओं की संख्या और शीर्षों की संख्या समान है। अगला प्रश्न है, संख्या 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है। ठीक है ना। अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग पूरी तरह से व्यवस्थित कर इसका चित्रीय निरूपण करना है। संख्या क्या है, 36 है, और 36 बिंदुओं के त्रिभुजाकार पैटर्न और 36 बिंदुओं के वर्ग पैटर्न के रूप में हमें, देखिए व्यवस्थित किया हुआ है इस प्रकार से, ये क्या होगा, त्रिभुजाकार पैटर्न है ना। अब देख रहे हैं कि इसमें जो बिंदु संख्या है वो 36 है। ठीक है। और जब इन बिंदुओं को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार से वर्गाकार स्थिति में, ये कहलाएगा वर्गाकार पैटर्न, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। हम देख रहे हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदु है ना। वर्टिकल देखते हैं यानी खड़े में, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है ना। इस प्रकार से फिर ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है। ये हो गया वर्गाकार पैटर्न। तो 36 हमने बिंदुओं को वर्गाकार पैटर्न में व्यवस्थित किया हुआ है, और उन्हीं 36 बिंदुओं को हमने त्रिभुजाकार पैटर्न में व्यवस्थित किया है। आप देख सकते हैं। तो ऊपर से जमाते इसको 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमेशा जब बिंदुओं को हम व्यवस्थित करें त्रिभुजाकार पैटर्न में, तो ऊपर से नीचे की ओर करेंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा और उसमें गलती होने की संभावना नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 2 की घात को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करें। अब देखिए यहां पर 2 की घात कितनी है, 0, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घातांक 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। फिर 2 की घात यहाँ आ गई, 1 आ गई,
ये 2 की घात 2, 2 की घात 3, यानी यहाँ पर 1, 2, 4 और 8 है, ये 2 की घात है। अब इसका हमें क्या करना है, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करना है। कैसे, देखिए इस प्रकार से, एक बिंदु, फिर यहाँ पे 2 बिंदु हैं, 4 बिंदु और यहाँ 8 बिंदु, और इस प्रकार से हमने चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण कर दिया है। प्रश्न है 29, पैटर्न को पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर पैटर्न है 1, 4, 9, 16 और 25। पहला प्रश्न है, इस पैटर्न का नियम क्या है। तो देखिए इस पैटर्न नियम क्या है कि यह वर्ग संख्याओं का पैटर्न है, ये नियम हो गया है। हम देख रहे हैं कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ये हो गया वर्ग संख्याओं का पैटर्न। अब दूसरा प्रश्न क्या है इसी का, इसी पैटर्न के अगले 5 क्रम लिखिए। अब अगले क्रम क्या आएगा, जैसे 5 का वर्ग हो गया, फिर आएगा 6 का वर्ग 36 है, ये 6 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये अगले जो है 5 क्रम और हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों चलिए अब प्रश्न क्रमांक 30 है। आप देख रहे हैं आकृति त्रिभुज, इस प्रकार की आकृति की सहायता से पैटर्न आपको डिजाइन करना है। यानी यहाँ पर आपको 4 प्रकार की आकृति दी है, त्रिभुज दिया है, आयत दिया हुआ है, वर्ग दिया है और सर्कल दिया हुआ है, यानी वृत्त दिया हुआ है ना, वृत्त या सर्कल। तो इनकी सहायता से हमें क्या करना है, पैटर्न यानी डिजाइन बनानी है। क्या करनी है, डिजाइन। अब यहाँ पर भी आप डिजाइन कई प्रकार की बना सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर हर विद्यार्थी के, हर व्यक्ति के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सारे विचार सही होंगे, सिर्फ ये 4 जो आकृति हैं इनका प्रयोग और इसमें होना चाहिए। कई प्रकार से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस प्रकार से इसका प्रयोग किया हुआ है ना। अब यहाँ पर आपका उत्तर कहीं और भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के जो वीडियो में हमने पैटर्न बताए हैं, उम्मीद है कि वे सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ऐसा ही यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और उपयोगी प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।